तो अच्छी बात है ना। नहीं बता रही हूँ। तो यहाँ पर भी तुम प्रिपेयर हो ना। ये पेपर है मतलब आप कोई बात नहीं, उसकी आवाज़ भी आ जाएगी। यस, चलो देखो, आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है सेंट्रल बैंक और केंद्रीय बैंक के चैप्टर का नाम। तो सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक क्या होता है? हर एक कंट्री में, हर एक देश में एक अपना खुद का एक केंद्रीय बैंक होता है। हर एक देश को अपना एक केंद्रीय बैंक बनाना होता है और अपने अपने देश का केंद्रीय बैंक बिल्कुल क्या होता है, अलग अलग नाम से होता है। जैसे हमारे भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। देखो ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा से ज़्यादा आपको पता है क्या मिलेगा यहाँ पर। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया, लेकिन ये जो स्थापना है वो कब हुई है? 1934 में इसकी क्या हुई है? स्थापना हुई। लेकिन ये काम करना कब चालू हुआ? 1 अप्रैल 1935। हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है ना 1 अप्रैल, वहाँ से ये काम करना क्या हुआ? चालू। मतलब देश आज़ाद होने से पहले ही क्या हो गया कि केंद्रीय बैंक का निर्माण हो गया, केंद्रीय बैंक बन गया और केंद्रीय बैंक ने काम करना भी क्या हो गया? चालू हो गया। सर केंद्रीय बैंक क्यों बनाया वो आपको कौन बताएंगे? केंद्रीय बैंक के कार्य। लेकिन मैं आपको छोटा सा पहले पॉइंट बता दूं कि देश में जितनी भी बैंकें ओपन होती है, व्यापारिक बैंक ले लो, जिस चाहे सरकारी बैंक ले लो, कोई भी बैंक ले लो, चाहे गवर्नमेंट बैंक चाहे प्राइवेट बैंक, तो सबका मोटिव होता है पैसा कमाना। तो उन सब के ऊपर वो केंद्रीय बैंक क्या करती है? कंट्रोल करती है। आरबीआई क्या करती है? कंट्रोल करती है कि कितने हद तक उनको लोन देना है, कितने हद तक लोन नहीं देना है। तो उनके कुछ जो पार्ट्स होते हैं, जो विधियाँ होती हैं, उनके थ्रू क्या करती है? वो कंट्रोल करती है। ठीक है, वो भी सारी चीज़ पढ़ेंगे। एक ही वीडियो में आपका केंद्रीय बैंक का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। केंद्रीय बैंक का पहला काम नोटों का निर्गमन। नोटों का निर्गमन का मतलब होता है 2 रुपए का नोट और उससे जितने भी ऊपर के नोट है वो सारे कौन छापता है? आरबीआई। लेकिन 1 रुपए का नोट और तमाम सारे सिक्के, चाहे कितने रुपए का भी सिक्का हो, अब तो 200 रुपए का भी सिक्का आ गया, 20 रुपए का भी सिक्का आ गया। आई बात समझ में? 5 रुपए का सिक्का पहले ही था, 1 रुपए का पहले ही था, 2 रुपए का पहले ही था, 10 का भी सिक्का पहले ही था। तो ये जो सिक्के हैं ये सारे को वो ये सिक्के जो बनाता है वो कौन बनाता है? वित्त मंत्री बनाता है। कौन बनाता है? द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, वित्त मंत्री बनाता है। अरे याद हो जाएगा क्या आपको कि 1 रुपए का नोट और तमाम सिक्के कौन बनाएगा? वित्त मंत्री। 2 रुपए का नोट और सारे 2 रुपए और उससे ज्यादा के सारे नोट कौन बनाएगा? आरबीआई बनाएगा। दूसरा क्या होता है? ये बैंकों का बैंक। जैसे एक ग्राहक के लिए व्यापारिक बैंक का संबंध होता है, तो वैसे व्यापारिक बैंक का संबंध किससे होता है? आरबीआई से होता है। इसका मतलब आरबीआई का ग्राहक कौन हो गया? व्यापारिक बैंक। तो वैसे व्यापारिक बैंक का ग्राहक कौन हो गया? ग्राहक जनता। क्या हो गई भाई? तो ऐसे कड़ी बनी हुई है। अरे कुछ समझ में आ रही है? वो कड़ी कैसे बनी हुई है? जनता है, जनता व्यापारिक बैंक, तो ये इनका संबंध हो गया ग्राहक का। तो व्यापारी बैंक खुद कहाँ जाएगी? अब यहाँ पर आरबीआई में जाएगी। अरे क्लियर है क्या आपको चीज? दूसरा क्या होता है? तो सरकार का बैंक का मतलब होता है कि सरकार भी तो अपने कई पैसे जमा कराती होगी। सरकार का सारा पेमेंट किस में आता है? ऑनलाइन आता है, ऑनलाइन जाता है। अरे बात आ गई समझ में आपको? कई ऐसे होते हैं ना, जैसे लाइट का बिल भी ऑनलाइन भरते हैं। हर एक चीज सरकार के सारे काम ही किस में आती है? सरकारी नौकरी निकलती तो फॉर्म फिल होते हैं, तो उनका सारा लेन देन भी कौन करती है? केंद्रीय बैंक करती है ना, आरबीआई करती है। उसका लेन देन भी कौन करेगा भाई? आरबीआई करेगा। अरे समझ आ गई क्या आपको बात? चौथा क्या होता है? अंतिम ऋणदाता का मतलब क्या हो गया कि जब व्यापारिक बैंक को कोई लोन नहीं दे रहा होता है, व्यापारिक बैंक बहुत संकट में है, पहली बात तो किसकी हिम्मत है जो बैंक को लोन देगा? तो फिर वो मदद के लिए कहाँ जाती है? आरबीआई के पास जाती है कि हमको ज़रूरत है, हमको बैंक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप हमारी क्या कीजिए? हेल्प कीजिए। क्लियर है क्या? इसलिए इसको नाम क्या दिया? अंतिम ऋणदाता। ये लास्ट रिसोर्ट है, द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। बैंकों का आरबीआई बैंकों का निरीक्षण करेगा। अगर कंट्रोलर है तो क्या करेगा? निरीक्षण, जांच पड़ताल जरूर करेगा कि भाई वो बैंक सारे नियम का पालना कर रही है या नहीं कर रही है। अरे बात आ गई समझ में आपको? अगला क्या है? साख का नियंत्रण। साख का नियंत्रण। अब साख का नियंत्रण का मतलब क्या होता है भाई? शाबाश। साख के नियंत्रण का मतलब होता है कि उधार की जो व्यवस्था करती है बैंक,
व्यापारिक बैंकें जो लोगों को क्या देती है, उधार देती है, तो उसके ऊपर नियंत्रण का कार्य भी कौन करता है, आरबीआई करता है। तो उसके नियंत्रण के कार्य के लिए देखो कुछ है, केंद्रीय बैंक द्वारा शाख नियंत्रण के उपाय या विधियां। तो केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों पर कौन कौन से तरीकों से उपाय क्या आपके नियंत्रण करती है। केंद्रीय बैंक व्यापारी बैंकों पर कौन कौन से तरीकों से क्या करती है, शाख पर नियंत्रण करती है। तो सबसे पहला ए पॉइंट क्या है बताओ, परिमाणात्मक या मात्रात्मक विधि या उपाय। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बेटा, एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन। पहला क्या है, बैंक दर क्या होती है, बैंक दर क्या होती है, ग्राहक जनता व्यापारिक बैंक से लोन लेगी तो क्या देगी बदले में, ब्याज, तो उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट। व्यापारिक बैंक अगर आरबीआई से लोन लेगी तो उसको भी क्या, उसके ऊपर जो उसको देना पड़ेगा वो भी क्या है, ब्याज, लेकिन उसको ब्याज नहीं बोलेंगे हम, इसको इंटरेस्ट की जगह क्या बोलेंगे, बैंक रेट। अगर बेटा यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट यूज कर रहे हो और यहाँ पर भी इंटरेस्ट रेट यूज कर रहे हो तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे ना कि ये किसके बीच ट्रांजेक्शन हुआ है तो दोनों ब्याज ही। अब इंटरेस्ट रेट है तो आप समझ जाओ कि ये कनेक्शन किसका है, जनता और व्यापारिक बैंक होगा। और अगर बैंक रेट है तो आपका कनेक्शन समझ जाओगे किसका है, वो व्यापारी बैंक और आरबीआई का। अरे बात आ गई समझ में आपको। तो बैंक रेट की परिभाषा क्या हो गई सीधी सीधी कि आरबीआई जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को ऋण की सुविधा प्रदान करती है उस ब्याज दर को क्या कहा जाता है, बैंक दर कहा जाता है। CRR क्या है ये, कैश रिजर्व रेशो, नकद कोषा अनुपात। इसकी फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, बात आ गई समझ में। अब नकद कोषानुपात क्या होता है यह समझना। जैसे CRR कैश रिजर्व रेशो है, अब कैश रिजर्व रेशो में आप सिंपल सा एक कंसेप्ट देखना। कैश रिजर्व रेशो का मतलब ये हो गया कि जैसे ये व्यापारिक बैंक है, व्यापारिक बैंक पब्लिक का जितना भी पैसा जमा करती है उसका कुछ प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक को जमा कराना होता है ताकि इनकी लोन देने की क्षमता क्या हो जाए, कम हो जाए। और वो परसेंटेज अगर उन्होंने कम कर दिया तो फिर इनकी लोन देने की क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जैसे व्यापारिक बैंक ने 1000 करोड़ रुपए जमा किए, पब्लिक के 1000 करोड़ रुपए क्या कर लिए, जमा के रूप में अपने पास रख लिए, और उसका जैसे सपोज 5%, कितना परसेंट, 5% किसको दे दिया, आरबीआई को। आरबीआई ने नियम बना के रखा हुआ है, आरबीआई ने क्या कर रखा है, तो ये क्या करते हैं कि उस रेट को कम ज्यादा करके उसके ऊपर क्या करते हैं, नियंत्रण रखते हैं ताकि ये दुनिया भर का ऋण नहीं देवे और फिर खुद ही परेशान होगी, फिर अंतिम ऋणदाता करके अपने हमारे पास आएगी कि हमारी बैंक डूब गई, हमको पैसे की जरूरत है। अरे क्लियर क्या कुछ, तो फिर देश में स्कैम क्या हो जाएंगे, स्कैम मतलब घोटाले बढ़ जाएंगे। अरे क्लियर क्या आपको चीज। तो कैश रिजर्व रेशो का मतलब क्या हो गया कि व्यापारिक बैंकें अपनी कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग केंद्रीय बैंक के पास जमा करवाती है, उसे CRR कहते हैं। अरे क्लियर क्या आपको चीज। अगला क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात। अब पता है यहां पर क्या हो रहा है कि कुछ प्रतिशत भाग हमने किसको ले जाके दे दिया, आरबीआई को। अब आरबीआई वहां से और ऑर्डर लगा रही है कि कुछ परसेंट भाग आप अपने पास ही रखो, मैं कभी भी मांगना आ सकती, कभी भी देखना आ सकती हूं कि ये पैसा कहीं आपने लोन देने के लिए काम में तो नहीं ले लिया। तो उसको कहते हैं वैधानिक तरलता अनुपात। इसकी परिभाषा क्या होगी कि व्यापारिक बैंकों द्वारा जनता की कुल जमाओं का कुछ प्रतिशत भाग स्वयं के पास रखना होता है। किसके पास रखना होता है, देखो कुछ तो किसको दे दो, तो CRR, कुछ किसके पास रख दो तो फिर वो क्या होती है, SLR। अरे बेटा याद हो जाएगा कि आपको कभी भी देखो आपको परेशानी हो, आपके जो टीचर पढ़ाते हैं तो आपको परेशानी हो CRR SLR में, ठीक है कन्फ्यूजन होता है, एक्सेप्ट समझ में आता है कि भाई हम जब एग्जाम टाइम में जाते हैं तो क्या है सर, गैप होने की वजह से भूल जाते हैं CRR कौन है और SLR। तो आप इस वीडियो को ईजी गोइंग से देख सकते हो, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा CRR क्या है और SLR क्या है। अरे समझ आ गई क्या आपको बात। चलो आगे। खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाएं क्या होती है, एक सरकारी प्रतिभूति होती है जैसे चेक होता है, ठीक है, सरकारी प्रतिभूति होती है, उसमें गवर्नमेंट के सील और साइन होते हैं, तो उस कागज के टुकड़े की वैल्यू उतनी हो जाती है जितने रुपए उसके ऊपर लिखे हुए। जैसे चेक की वैल्यू क्या होती है, चेक कागज का टुकड़ा ही तो होता है, मेज, बस क्या होते हैं, साइन होते हैं और उसके ऊपर वैल्यू लिखी हुई होती है, तो उतने पैसा हमको क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं।
बेटा समझ में आ रही क्या आपको बात? उसको कहते हैं खुले बाजार की क्रियाएं। तो सरकार का केंद्रीय बैंक क्या करती है कि इन व्यापारिक बैंकों से खुले बाजार की क्रियाएं ना वो सरकारी प्रतिभूतियां तो खरीद लेती है और या फिर वापस क्या कर देती है, बेच देती है, जिनसे क्या होता है कि इनके पास नकद की मात्रा या तो बढ़ जाती है या फिर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है तो लोन दे देगी, और कम हो गई तो लोन क्या देगी, कम देगी। तो हमारा मेन उद्देश्य क्या है, यही तो है कि उनकी साख देने की जो क्षमता है उसको या तो बढ़ाना है या फिर क्या करना है, और उसको कहते हैं नियंत्रण। क्या कहते हैं उसको, नियंत्रण। अरे समझ आ गई क्या आपको बात? चलो देखो, गुणात्मक विधि या उपाय। अब इसमें कोई हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जिसे आपकी गुणात्मक विधि या जो उपाय है, इसका पहला पॉइंट है चयनात्मक साख नियंत्रण। क्या है भाई? चयनात्मक साख नियंत्रण। इसका मतलब है कि भाई कि जैसे यहाँ पर अलग अलग दरें केंद्रीय बैंक निर्धारित करती है कि जैसे जो ऐसे पिछड़े हुए एरिया हैं, क्या है भाई, पिछड़े हुए एरिया, तो इन दोनों का मतलब ऑलमोस्ट सेम ही होता है। समझ आ गई बता को? तो ये समझ लो कि मैं साख गया, आपके एग्जाम में ज्यादातर किसका पूछता है, साख की राशि, कि जो पिछड़े हुए एरिया हैं, मतलब जो पिछड़े वर्ग के क्षेत्र हैं, तो उनको आप लोन दो और कम ब्याज दर पर दो। उनको आप लोन दो लेकिन किस पे दो, कम ब्याज दर पर दो। तो आरबीआई ये बोलती है आप सबको, जैसे बताता हूँ, जैसे आपको बताते हैं, जैसे बीड़ी विभाग है, बीड़ी फैक्ट्री सुना कभी, बीड़ी बनाते हैं जो बीड़ी विभाग है, उनको जब क्या मिलता है, ये पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बेचारी नॉर्मल लेडीज, गरीब औरतें क्या करती है, अपना गुजारा करती है इससे। अरे बात आगे समझ में? तो क्या करते हैं कि भाई इनको अगर ये लोन उठाइए ना सरकार से, बैंक से, तो इनको सरकार ने बोल रखा है कि इनके ऊपर जो ब्याज दर है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल डाउन होनी चाहिए। वो कहलाती है साख की राशनिंग कहलाती है। क्या कहलाती है भाई? साख की राशनिंग। नैतिक दबाव या क्या है, अनुनय। अब नैतिक दबाव या अनुनय का मतलब क्या होता है कि आरबीआई दादागिरी लगा सकती है। क्यों लगा सकती है? क्योंकि वो आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है वो। आरबीआई ने कोई भी न्यूज़ अगर गूगल के थ्रू या आपके एडवर्टाइजमेंट के थ्रू टीवी में या फिर न्यूज़ के थ्रू, आई बात समझ में, न्यूज़पेपर के थ्रू कुछ भी इंफॉर्मेशन डाल दी, तो वो सारी कॉमर्शियल बैंकों को क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। सारी व्यापारिक बैंकों को वो चीज़ क्या करनी पड़ेगी भाई, माननी पड़ेगी। अरे कुछ समझ में आई क्या आपको बात? प्रत्यक्ष कार्यवाही, अगर कोई भी व्यापारिक बैंक उनका अगर क्या नहीं करे, उनकी नियमों का पालन नहीं करे, तो व्यापारी बैंक क्या, तो केंद्रीय बैंक क्या करेगा, उस पर डायरेक्ट जाके क्या कर सकता है, कार्यवाही कर सकता है, और तुरंत बैंक को क्या कर सकता है, सील कर सकता है, बंद कर सकता है। और राजस्थान और हिंदुस्तान में कई ऐसी बैंकें हैं जो क्या होती है, सील हो जाती है। और बात है हर साल कोई ना कोई बैंक क्या कर देते हैं, ये बैंक है बहुत सारे ऐसे लेना देना बैंक, जैसे कि बहुत सारी उठपटांग बैंकें बना देते हैं ये, और लोगों का पैसा खा के क्या कर देते हैं, भाग जाते हैं। अभी बात समझ, तो फिर उनको क्या करना पड़ता है, सील लगाना पड़ता है, सील करना पड़ता है उनको। चलो आगे देखो, मौद्रिक नीति इंपॉर्टेंट करो, पानी की बोतल दो। हाँ भाई, मौद्रिक नीति से आशय होता है कि जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक मुद्रा एवं साख की मांग पर निर्गमन एवं ये जो भी है ना, ये सब मौद्रिक नीति है। मतलब मनी को कंट्रोल करने के लिए, मुद्रा के ऊपर नियंत्रण करने के लिए, आई बात समझ में, जो नीति अपनाई जाती है वो क्या कहलाती है, मौद्रिक नीति कहलाती है। और इसमें क्या होता है कि केंद्रीय बैंक मुद्रा और साख की मांग पर, मतलब मुद्रा पर भी नियंत्रण करती है और साख की मांग पर भी नियंत्रण करती है, वो कहलाती है मौद्रिक नीति। जिसके कुछ उपकरण है, और उपकरण कितने हैं, 4, जिसमें से तीसरा और चौथा तो पढ़ लिया अपन ने, सीआरआर और यहाँ पर रेपो दर और क्या है, रिवर्स रेपो दर है। अच्छा, बैंक दर पढ़ा अपन ने अभी, क्या होता है, व्यापारी बैंक आरबीआई से क्या लेती है, लोन लेती है, और उसके बदले में उनको जो ब्याज देती है उसको क्या कहते हैं, बैंक दर। तो ये होती है दीर्घ अवधि के लिए, लॉन्ग टर्म के, लंबे समय के लिए लोन लिया, बहुत बड़े लंबे समय के लिए, 5 साल 10 साल,
तो उनके लिए जो लोन लेती है वो उसके लिए क्या काम लेते हो आप, बैंक रेट, और एक होता है रेपो रेट, रेपो दर, जो अल्पकालीन का मतलब क्या होगा, शॉर्ट टर्म के लिए लोन लेती है। जैसे अभी 100 करोड़ का लोन लिया, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर आपको वापस कर देंगे सर, तो उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा वो क्या कहलाएगा, रेपो दर। सर 1000 करोड़ चाहिए, 5 साल बाद देंगे, तो वो उसके ऊपर जो ब्याज लगेगा उसको क्या कहेंगे, अरे बात तो एक ही है, बस वो ये शॉर्ट टर्म के लिए और वो क्या है, अरे कुछ समझ में आया क्या आपको, रिवर्स रेपो दर। और उल्टा आरबीआई हमारा जो सीआरआर का पैसा किसके पास जमा पड़ा है, आरबीआई का पैसा, तो आरबीआई आपको क्या देती है, ब्याज देती है। आरबीआई आपको क्या देती है, इसलिए इसको क्या नाम दिया, रिवर्स, क्या नाम दिया भाई, रिवर्स। अरे बात आगे समझ में आपको कि रिवर्स रेपो दर उस ब्याज दर से है जिसमें रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को उनकी अल्पकालीन जमाओं के आधार पर ब्याज चुकाता है। उल्टा ब्याज क्या करता है, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। अरे कुछ समझ में आई क्या आपको बात, उसको कहते हैं रिवर्स रेपो दर। ठीक है, चलो ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। एक केंद्रीय बैंक और वाणिज्यिक बैंकों का अंतर है जो कि आप सेल्फ पढ़ लीजिएगा मेरे नोट्स में। जो वीडियो देख रहे हैं मैं आपको पहले ही बता दूं, ये आपके वहाँ पर भी अपलोड हो रही है और ऐप पर आपको आपकी फाइल में जाकर, डॉक्यूमेंट में जाकर आपको पूरे नोट्स अपलोड मिल जाएंगे उसके अंदर वहाँ पर। ठीक है, चलो लिख लो आप सभी इसको।